नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष केसरी केसरी आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि मैंने इसमें विगत वर्षों में मुख्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न क्योंकि आयोग भी बहुत चालाक होता जा रहा है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हर वर्ष परीक्षाएं हो रही हैं, तो वो प्रश्नों को नए नए कलेवर में ला रहे हैं, नए नए प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न मैं जो लाया हूं उसमें से आपको इस तरह से कुछ उसकी व्याख्या करूंगा कि आपको उससे संभावित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वे आपको प्रश्न और उसके संबंधित उत्तर भी मिल जाएंगे। कुछ भी आपसे पूछा जाएगा आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको कर लेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। अब आपके स्क्रीन में प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आइए देखते हैं। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां किस प्रदेश में हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो आपका सही उत्तर है बिहार। यह बिहार में गया के नजदीक एक जिला है, बड़ा प्रसिद्ध जिला है गया। गया से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियां। यह प्रसिद्ध है मौर्यकालीन स्थापत्य। यह आपका मौर्यकालीन स्थापत्य है, मौर्यकालीन स्थापत्य है जिसको सम्राट अशोक और उनके पुत्र दशरथ ने बनवाया था। ये बनवाए थे सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनवाया था। आजीवक संप्रदाय जो था उसको आप नोट कीजिए क्योंकि कभी प्रश्न बन जाता है कि वो किसके लिए बनवाया गया था। तो आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे, आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनके रहने के लिए बनवाया गया था। ये बिहार गुफाएं थी। आजीवक संप्रदाय का संबंध जो है जैन धर्म से माना जाता है, इनको जैन धर्म से माना जाता है। इससे संबंधित जो आपको और प्रश्न बन सकता है कि बराबर गुफा और नागार्जुनी गुफा में आपस में दूरी कितनी है। तो इन गुफा में बराबर की गुफा इस गुफा से इस गुफा की दूरी 1.6 किलोमीटर है। यह गया से 24 किलोमीटर। अगर कभी पूछ लिया जाए कि यह गुफाएं किस जिले में है तो जिला है जहानाबाद। वर्तमान जिला जो है जहानाबाद में है। गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। और बराबर गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? गुफा यहाँ पे 4 गुफा है। पहली गुफा सुदामा गुफा, दूसरी ऋषि लोमस गुफा, कहीं पर लोमेश भी लिख देता है तो आप याद रखिएगा ऋषि लोमस गुफा। तीसरी गुफा है कर्ण चौपड़ और चौथी है विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाएं आपकी बराबर में है। और नागार्जुनी में कुल 3 गुफाएं हैं जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है गोफी गुफा। ये बहुत बड़ी विशाल गुफा है जिसको दशरथ ने बनवाया था। दशरथ जो है सम्राट अशोक के पौत्र हैं, इन्होंने बनवाया था। ये था आजीवक संप्रदाय जो जैन धर्म से संबंधित माना जाता है, उसके भिक्षुओं के लिए बनवाया गया था। ऋषि लोमस गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो उत्कीर्ण माने जो उभड़ी हुई आकृति होती है, उन्होंने तोरण द्वार उन्होंने बनवाया है। वो इस तरह से बनाया गया है तोरण, और इसी में भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण किए गए हैं। और इसके द्वारा जो अंदर जाने पर विशाल खंबे हैं, खंभों के बाद दोनों तरफ से हाथियों की पंक्ति बनी हुई, ये इस गुफा की विशेषता है। और सर्वाधिक विशेषता इनकी आप याद रखिएगा, चमकदार जो पॉलिश की जाती है इसको ओपना कहते हैं, जो एकदम बिल्कुल शीशे जैसी चमक होती थी, ओप चढ़ाई गई थी, बिल्कुल चमकदार पॉलिश के माध्यम से पूरा कमरा चमकदार पॉलिश है। आज भी वहां पे जाते हैं, बिल्कुल कमरे में भरपूर चमक है। जिस प्रकार से जो सारनाथ का स्तंभ मिला था, सारनाथ की जो 4 सिंहों का समूह था, उसमें जो चमकदार पॉलिश थी वही पॉलिश इस गुफा में भी थी। यह जो है चमकदार ओपना मौर्यकाल स्थापत्य की विशेषता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये भी। कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए शिल्प, बी रूप, सी आलेख, डी आकृति। तो इसमें आपका सही उत्तर है आलेख। कामसूत्र जो
वात्स्यायन ऋषि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से आलेख जो है चित्रकला के रूप में संबोधित किया गया है, यह चौथे स्थान पे है। तो चलिए इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकेंगे उसको हम लोग समझते हैं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको आप समझ लीजिए। कामसूत्र जो है ऋषि वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। ऋषि वात्स्यायन ऋषि द्वारा लिखा गया कामसूत्र के तीसरे अध्याय में, याद रखिएगा, तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कभी आपसे पूछ लिया गया तो कितने अध्याय, किस अध्याय में है, तो तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। पहला गीतम, गीतम मतलब गीत, संगीत से संबंधित हो गया। दूसरा वाद्यम, वाद्य मतलब वाद्य यंत्र, जिसको बांसुरी, ढोलक, जो बजाने वाली चीज यंत्र होते हैं उसको वाद्यम कहते हैं। वाद्य यंत्र जितने भी हैं, बांसुरी है, ढोलक है, सितार है, हारमोनियम है, ये आपके सब वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है नृत्यम, नृत्य में भिन्न भिन्न प्रकार के लोक नृत्य हो गया, भरतनाट्यम इत्यादि जो है आपके नृत्य के अंतर्गत। चौथा आपका जो महत्वपूर्ण हमारे विषय संबंधित है आलेख, चौथे स्थान पे आलेख है। यह चित्रकला के लिए संबोधित किया गया है। इसमें इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हो गई। अब इसमें और जो चीज समझ लीजिए, 11वीं शताब्दी में जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के दरबार में उनके जो मंत्री थे, उनका नाम था पंडित यशोधर, उन्होंने कामसूत्र की टीका लिखा। उन्होंने टीका मतलब उस पे, उसके विषय में उन्होंने अपनी बातें प्रस्तुत की हैं, जिसमें उन्होंने इसी चित्रकला और आलेख के आधार पे षडंग को प्रस्तुत किया। षडंग मतलब 6 अंग, चित्र में क्या आवश्यक होते हैं, उन 6 अंगों का उन्होंने उल्लेख किया है। जो श्लोक आप लोग पढ़े होंगे और बहुत महत्वपूर्ण है। रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र षडंगकम, ये आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हमने पुराने वीडियो में इसकी पूरी व्याख्या दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 1921 में अवनींद्रनाथ टैगोर जो बंगाल शैली के प्रवर्तक थे, उन्होंने षडंग पे अपनी एक पुस्तक लिखा, जिसको उन्होंने लिखा 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग नामक पुस्तक इन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने इसकी पूरी व्याख्या किया है। षडंग नामक उन्होंने पुस्तक छपवाया। यह पुस्तक उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में छपवाया था। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कनु देसाई को किस फिल्म के लिए कला निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? ए बैजू बावरा फिल्म, बी रामराज, सी झनक झनक पायल बाजे, डी किसान व गाय। तो सही उत्तर आपका है इसमें सी, झनक झनक पायल बाजे फिल्म के लिए कनु देसाई को 1955 में, ये फिल्म आपकी रिलीज हुई थी 1955 में, इनको इस फिल्म के कला निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। अब चलिए इनसे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न आपको उत्तर बता देते हैं, व्याख्या करते हैं, जिससे आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसकी आप लोग बहुत सहजता से उत्तर दे सकेंगे। अब इससे संबंधित प्रश्न देखिए, कनु देसाई का पूरा नाम कन्हैया लाल हुकुमराय देसाई है। इनका पूरा नाम कन्हैया लाल हुकुमलाल देसाई। इनका अगर नाम कहीं पूछा जाए तो आप लोग याद रखिए, कनु देसाई इनका उपनाम था। ये फिल्मों में जब काम करते तो कनु देसाई नाम से फेमस थे, लेकिन इनका पूरा नाम था कन्हैया लाल हुकुमलाल देसाई। इनका जन्म 1907 में भरूच में गुजरात में हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके गुरु जो प्रारंभिक गुरु थे रविशंकर रावल थे,
बाद में इन्होंने छात्रवृत्ति के तौर पे और शिक्षा प्राप्त करने के लिए शांति निकेतन गए, जहां पर इनके गुरु थे प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इनके गुरु, अगर ऑप्शन पूछता है कि इनके गुरु कौन थे, तो नंदलाल बोस, रविशंकर रावल। ऑप्शन में जो रहेगा उसमें आप लोग टिक कर दीजिएगा। इनका जन्म 1907 में भरूच, गुजरात में हुआ। इनका पूरा नाम कभी अगर आ गया पूछ लिया, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, चित्रकारों के पूरे नाम, जैसे के हेब्बर का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों के छोटे छोटे नाम है, इनका कभी कभी पूरा नाम पूछता है, तो आपको याद रहना चाहिए कन्हैयालाल हुकुमलाल देसाई। गुरु रविशंकर रावल, बाद में नंदलाल बोस जी इनके रहे। दांडी मार्च जो आपका 12 मार्च से प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था, गांधी जी के निर्देशन में यात्रा हुई थी। नमक क्रांति बहुत प्रसिद्ध हुई थी, नमक आंदोलन। तो दांडी मार्च में ये कलाकार शामिल थे, कनु देसाई। कभी प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा कलाकार था जो गांधी जी की यात्रा में भी शामिल था, तो कनु देसाई गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा में शामिल हुए थे और इन्होंने गांधी जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के चित्र भी बनाए थे, क्योंकि गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, उनको बहुत मानते थे, उनको बहुत सम्मान करते थे। उनकी लिखी हुई पुस्तकों पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक, जो फिल्में थी जिनको इन्होंने निर्देशन किया है, बैजू बावरा, नवरंग, भरत मिलाप और झनक झनक पायल बाजे, इस पे इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था 1955 में। इससे संबंधित सवाल पूरा हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, इससे संबंधित कई बार प्रश्न आ भी चुका है, बहुत ही तार्किक प्रश्न है। बंगाल स्कूल से बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र चित्रण या रचनाएं किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकुमार, यामिनी राय, शांति दवे। इसका सही उत्तर आपका है सी, यामिनी राय, जिसके बारे में आप लोग सबको मालूम है, इन्होंने लोक चित्रण पे चित्रण किया। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल शैली से ही संबंधित थे, इन्होंने नवीन चित्रण जरूर किया है, लेकिन यामिनी राय ने पूरी तरह से उस शैली से नवीन शैली का इन्होंने आविष्कार किया। अब इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा डिटेल समझा देते हैं, जो इससे संबंधित क्या क्या चीजें आ सकती हैं उसको समझ लीजिए। तो यामिनी राय ने उस समय कंपनी शैली के बाद राजा रवि वर्मा के द्वारा जो पश्चिमी कला का अंधानुकरण किया गया, उसके बाद बंगाल शैली, जो पश्चिमी शैली और भारतीय शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन शैली की जन्म ली थी, उस समय के तत्कालीन सभी कलाकार उसी का अंधानुकरण कर रहे थे। यामिनी राय ने एक नवीन शैली का, उन्होंने उन शैली का विरोध करके नवीन शैली जो पूरी तरह से लोक कला पे आधारित थी, जो बंगाल के लोक क्षेत्रों में प्रभावित चल रही थी, उससे संबंधित, और इन्होंने गुड़ियों से, उस समय की जो गुड़ियों थे उससे जो है एक इंस्पिरेशन लेके, प्रभाव लेके चित्रण किया। यामिनी राय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जा सकते हैं। यामिनी राय का जन्म जो है 10 अप्रैल को हुआ था। 10 अप्रैल 1887 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1972 में हुई। इनका जन्म बंगाल के बांकुरा, जिला बांकुरा है, बेलिया तोड़ नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता राम रतन राय जो एक जमींदार थे, लेकिन इन्होंने, यामिनी राय जो बालक रूप में थे, तो उन्होंने कभी उनको रोका नहीं। ये वहां पे जो भी नाटक वगैरह हुआ करता था उसमें सम्मिश्रण करते थे, भाग लिया करते थे। साथ में जो भी चित्र बनते थे, छोटे छोटे चित्र बनते थे, उसको उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेके चित्रण प्रारंभ किया। हेनरी मातिस से तुलना, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि यामिनी राय को किसने हेनरी मातिस से तुलना की है। ये फ्रांसीसी एक कला समीक्षक हैं, इनका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ए हर्वो मेस्सिया इनका नाम है, ए हर्वो मेस्सिया। इन्होंने यामिनी राय की तुलना हेनरी मातिस से की है, तो इस पे प्रश्न बनता है। और गांधी जी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार कहा है, यामिनी राय को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान के भित्ति चित्र और भू चित्रण कहलाते हैं? ए एपन, बी मांडला, सी रचना, डी अल्पना। इसमें सही उत्तर आपका होगा बी मांडला। आप लोग समझ लीजिए, भित्ति चित्र किसको कहते हैं और भू चित्रण किसको कहते हैं, इसमें दोनों में क्या फर्क है। भित्ति चित्रण जो होती है वो दीवार पे की जाती है, जिसको फ्रेस्को, फ्रेस्को बिएनो, फ्रेस्को सेको,
आएगा, आपके आगे उसको व्याख्या करेंगे। तो भित्ति चित्र जो है दीवार पे की जाती है, और भू चित्रण जो है वो जमीन पे की जाती है। जमीन पे कोई आकृति बना के उसमें रंगों को भरना, आप उसको रंगोली समझ सकते हैं। ये लोक शैली की चित्रण है रंगोली में। ऐपन जो है ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। कभी प्रश्न आ गया ऐपन लोक शैली कहां से संबंधित है? उत्तराखंड से। मांडना जो है आपका राजस्थान से संबंधित है। यह बना है मंडन से। मंडन का मतलब होता है साज सज्जा। इसके अंतर्गत एक आकार बना लेने के बाद, जमीन पे आकार बना लेने के बाद सफेद रंग से हाथ से लीपने के बाद सफेद उंगलियों से आकार दिया जाता है, रूप बनाया जाता है, उसको मंडन कहते हैं। मांडना, मांडना याद रखिएगा, मांडना आपका राजस्थान से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है साज सज्जा, साज सजावट करना। अल्पना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बंगाल से संबंधित है, जिसको आजकल हम लोग रंगोली कहते हैं। रंगोली घर घर प्रचलित है, ये आपका बंगाल से संबंधित है। इसके बारे में कुछ बहुत सारी पौराणिक कहानियां बनी हैं ये अल्पना के बारे में। तो अगर अल्पना आए तो याद रखिएगा बंगाल से संबंधित है, और यह अल्पना को रंगोली भी कहा जाता है। ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है? ए विलियम फाकनर, बी स्टुअर्ट पिगार्ट, जिसको पिगार्ट भी या कहीं पिगट भी लिखते हैं, सी बाड्रिक, डी लॉरेंस कोलबर्ग। तो आपका सही उत्तर है सी बाड्रिक। बाड्रिक इस पुस्तक के लेखक हैं। तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में देखिए, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बाड्रिक ने लिखा है। बाड्रिक का पूरा नाम अगर कहीं आ जाए आपके लिए, एलन हार्टन बाड्रिक इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1958 में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो लेखक है बाड्रिक हैं। उसी से मिलता जुलता दिखिएगा जो भी पिगार्ट आपके ऑप्शन में थे। 1950 में पिगार्ट ने भी पुस्तक लिखा है प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये आपका 1950 में लिखा है, इन्होंने 58 में लिखा है। अब इसका आपको ट्रिक याद रखिएगा, कैसे आपको याद रहेगा। बीपी, इनके नाम में बाड्रिक माने बी, पी से पेंटिंग, आप बीपी करिएगा। अगर पुस्तक याद रखना है तो बीपी करिएगा, तो बीपी से याद हो जाएगा। बाड्रिक ने पेंटिंग नामक पुस्तक लिखा है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। पिगट ने लिखा है प्री हिस्टोरिक इंडिया। एक याद रखिएगा, दूसरा अपने आपको समझ में आ जाएगा। बी से बाड्रिक, पी से पेंटिंग, तो बीपी हार्ट से संबंधित बीपी, तो आपको याद रहना चाहिए बाड्रिक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक हैं। इस तरह से आपका ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कभी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पूछता है तो कभी कभार प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक का लेखक पूछता है। तो स्टुअर्ट पिगार्ट इंडिया के लेखक हैं और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बाड्रिक लेखक हैं। लिथोग्राफी, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके लिए लिथोग्राफी से संबंधित प्रश्न कई बार आ चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण। ये कई बड़ी परीक्षाओं में आ चुका है, यूजीसी नेट वगैरह में भी आ चुका है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके आ जाएंगे। लिथोग्राफी हेतु कौन सा पत्थर प्रयुक्त होता है? लिथोग्राफी एक छपाई होती है, छापा के लिए, प्रिंटिंग के लिए किस इसमें कौन सा पत्थर प्रयुक्त होता है? ए चूना पत्थर, बी एल्वास्टर पत्थर, सी जिप्सम पत्थर, डी संगमरमर। तो आपका सही उत्तर है ए चूना पत्थर। तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, इससे संबंधित आपको जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। तो लिथो माने पत्थर, ये यूनानी शब्द है। लिथो माने पत्थर, ग्राफी माने लेखक, इससे लिया गया लिथोग्राफी। इसमें पत्थर पर चिकनी वस्तु बिल्कुल सरफेस में बना के आकृति बनाकर उससे छपाई की जाती है, जिससे परत दर परत कई प्रिंट मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया माध्यम था प्रिंटिंग के लिए। उसी के अंतर्गत लिथो, आप याद रखिएगा, लिथो माने पत्थर और ग्राफी से लेखन। यह लिथोस नामक शब्द यूनानी शब्द से लिया गया, लिथोस। इसी को लिथोग्राफी को अश्म मुद्रण भी कहते हैं, जिसमें आपका प्रयोग होता है चूना पत्थर का, चूना पत्थर जिसको आप लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन भी ऑप्शन में आता है, तो आप याद रखिएगा लाइम स्टोन जो है चूना पत्थर, यह एक प्रकार का कठोर पत्थर होता है।
क्योंकि उसमें दबाव बना के प्रिंट किया जाता है, दबाव दिया जाता है, तो पत्थर कठोर पत्थर होता है जिस कारण से वो दबाव को सह लेता है और कागज पे अपना प्रिंट छोड़ देता है। इसमें संबंधित याद रखिएगा, इसको अश्म मुद्रण भी कहा जा सकता है। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर, ये कठोर पत्थर होता है। अजंता के मार विजय बहुत ही प्रसिद्ध जो है, ये आपका मार विजय है। चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा, हस्त माने हाथ की मुद्रा, किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? ए विस्मय मुद्रा, बी भूमि स्पर्श, सी क्षेपण मुद्रा, डी श्रमण मुद्रा। इसमें आपका सही है भूमि स्पर्श। भूमि माने जमीन को स्पर्श करते हुए, हाथ से जमीन को स्पर्श करते हुए ये दिखाया गया है। यह मार विजय किस गुफा में मिला है? गुफा संख्या 1 में प्रसिद्ध चित्र मार गुफा है। इसका निर्माण काल 500 से 628 ईस्वी में हुआ है। 28 एडी लिख सकते हैं इसको, ईस्वी। और इसका जो निर्माण है गुफा का, वो गुप्त और वाकाटक काल का माना जाता है इसका निर्माण। यह एक विहार गुफा है और ये जो चित्रण है एक व्यक्ति के सम बड़ा सा है। यह 12 फीट ऊंचा, ध्यान रखिएगा कभी प्रश्न बन जाता है, 12 फीट ऊंचा है और 8 फीट चौड़ा चित्रण है, जिसमें मार से समझ लीजिएगा, मार बोलते हैं कामदेव को। अजीब अजीब चेहरे से और ढेर सारी अप्सराओं के माध्यम से उनको मोहित करते हुए दिखाया गया है, लेकिन बुद्ध के चेहरे में असीम शांति है और उन्होंने दाहिने हाथ से भूमि को स्पर्श किया है। इससे संबंधित ये कुछ आपको महत्वपूर्ण चीजें बन सकती हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल, जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रकार कौन था? आदमकद मतलब कि जो जितना बड़ा मनुष्य का शरीर होता है, करीब 6 फीट के आसपास, व्यक्ति चित्र, जिसको मुगलों में शहीद कहा जाता था। कहीं पे शहीद भी आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि व्यक्ति चित्र कहा जाता है शहीद का चित्रकार कौन था? ए निहाल चंद, बी मानकू, सी साहिब राम, डी बसावन। तो इसका सही उत्तर है साहिब राम। अब चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ आपको महत्वपूर्ण चीजें बता देते हैं। साहिब राम जो थे, ये ईश्वरी सिंह के समय में, ईश्वरी सिंह ये सवाई राजा जय सिंह के पुत्र हैं। इनके शासनकाल में साहिब राम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने आदमकद प्रतिमाएं बनाए, जिन्होंने ईसरलाट और सिटी पैलेस इत्यादि में इन्होंने चित्रण किए हैं। काफी बड़े बड़े चित्र हैं। आदमकद चित्रण में ये विशेषज्ञता हासिल इनकी थी साहिब राम। इनका जो समय था, कह सकते हैं आप, तो ईश्वरी सिंह के समय में ये थे, सवाई राजा जय सिंह के जो पुत्र थे, राजा ईश्वरी सिंह। इस शैली को कछवाहा चित्रकला भी कहा जाता है। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कछवाहा चित्रकला, तो आपको याद समझ में जाना चाहिए कि जयपुर को कछवाहा चित्रकला और ढूंढार शैली भी कहा जाता है। ढूंढार शैली, कछवाहा चित्रकला, और क्योंकि ये कछवाहा वंश से संबंधित थे, इसलिए इसको कछवाहा चित्रकला और ढूंढार शैली भी कहा जाता है। जयपुर प्रसिद्ध है गुलाबी शहर के नाम से, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम से फेमस है गुलाबी शहर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और सवाई जय सिंह ने, जो एक बहुत बड़े वेद वक्ता थे और इन्होंने वेदशालाओं का निर्माण किया, ज्योतिष भी उनको आती थी, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने भारत के 5 प्रमुख शहरों में वेदशालाएं, जिसके माध्यम से, जिसको दिल्ली में जंतर मंतर कहा जाता है, प्रसिद्ध जंतर मंतर सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। इसके माध्यम से तारों की गणना की जाती थी। उस समय में प्राचीन इतिहास में इनके द्वारा जो इन वेदशालाओं के माध्यम से तारों की गणना और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि का सटीक जानकारी मिलती थी। तो 5 मुख्य जगह कौन सी थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। पहला तो जयपुर में था, जहां पे थे दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा। इन 5 जगहों पे इन्होंने वेदशाला का निर्माण कराया था। जो सबसे सही अवस्था में दिल्ली का जंतर मंतर है, वेदशाला को जंतर मंतर कहते हैं, जंतर मंतर। और जयपुर में वाराणसी वाला भी जो है और अन्य जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सबसे सही अवस्था में जंतर मंतर दिल्ली है
उसके बाद जयपुर का वेधशाला भी इस समय देखने लायक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसमें हमने आपको 9 प्रश्नों के और उससे संबंधित जो भी बन सकते थे प्रश्न उसको बताया है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको अन्य तक जरूर इसको पहुंचाइएगा, जिससे इसका लाभ अन्य को भी मिले। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब हमारी आपके जो है कंटिन्यू आपसे कोई न कोई वीडियो लेके आपसे मिलते रहेंगे। इसमें आपको प्रश्नों के साथ साथ बीच बीच में चित्र भी देंगे, क्योंकि अगर आप लोग सिलेक्शन के बाद विद्यालय में जाते हैं तो वहां पे आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको इस चैनल पे आपको सरल तरीके से चित्र बनाना भी बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।